हेलो बच्चों, तो आज शुरू करें सेशन को। आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में, अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करूं तो प्रीवियस सेशन में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि अगर मैं हीट की कंप्लीट एनालिसिस को देखूं, यानी हीट वाले पोर्शन को देखूं, 11th में आपको पता है कि हीट एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें आप स्टडी में लेते हैं हीट एंड टेम्परेचर, कैलोरीमेट्री, एक्सपेंशन इन सॉलिड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, और ये एक अच्छा वेटेज रखते हैं अपना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, लाइक आईआईटी जेईई की बात करें या नीट की बात करें, तो ये एक अच्छा वेटेज रखता है, तो इसका एक इंपॉर्टेंस है। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है और आज हमारा है दिन दूसरा। अगर मैं पहले दिन के एंड की बात करूं, यानी एंड हमने किया था कैलोरीमेट्री से, यानी कैलोरीमेट्री के हम थ्योरेटिकल पार्ट्स को डिस्कस कर चुके थे और आज हमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट उसका डिस्कस करना है। देन आज के टॉपिक में एक वर्ड और रहेगा, दैट इज हीट ट्रांसफर, तो उसे देखते हैं। डन? ओके। तो कैलोरीमेट्री पार्ट अगर देखा जाए, अगर कैलोरीमेट्री की बात की जाए तो कैलोरीमेट्री में प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस की, the first word is specific heat capacity, then heat capacity, then latent heat। ये तीन वर्ड डिस्कस किए थे, तीनों वर्ड को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। लाइक मेरे पास एक आइस क्यूब है, आइस जिसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। इस एनालिसिस को बड़े ध्यान से देखना। इस एनालिसिस में आपको कैलोरीमेट्री की बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी, हीट मेजरमेंट की बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी, और तीनों वो वर्ड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, ये वर्ड भी आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएंगे। तो अगर मैं इस आइस क्यूब को हीट देना स्टार्ट करूं, अगर मैं इसे हीट सप्लाई करता हूं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनिशियली आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा, यानी ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा टिल 0 डिग्री सेल्सियस तक। यानी आपने जो इसे हीट दी, लाइक आपने इसे Q1 हीट दी और Q1 हीट की वजह से इसका टेम्परेचर रेज हुआ, और आपको पता है टेम्परेचर रेज होते होते अभी भी ये आइस ही है, अभी ये आइस क्यूब ही है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जो ये हीट आपने दी, यानी Q1 जो आपने इसे हीट दी, उस हीट की वजह से टेम्परेचर में चेंजेस है। नेक्स्ट, फिर मैं इसे और हीट सप्लाई देता हूं, मैंने से Q2 हीट सप्लाई दी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब ये आइस क्यूब मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, और आपको पता है कि ये जब तक मेल्ट करेगा तब तक इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यानी जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं कर जाती है तब तक टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन स्टेट चेंज होगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा, ध्यान से देखें, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता है जो भी हीट आपने सप्लाई दी उसकी वजह से स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, और अगर स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस हीट शुड बी नोन एज लेटेंट हीट। ये हीट क्या होगी बेटा? लेटेंट हीट होगी। लेटेंट हीट को मैं डिफाइन कर चुका हूं। लेटेंट हीट का मतलब हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं बट टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं ना। फर्दर मैं इसे और हीट सप्लाई देता हूं, मैंने इसे Q3 हीट सप्लाई दी, तो आपको पता है टेम्परेचर रेज करने लग जाएगा, और आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में ही इसका टेम्परेचर रेज होते होते कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखा ध्यान से, तो Q3 जो हीट है उसकी वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, स्टेट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और आपको पता है इस टाइम जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है? दैट इज ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ फर्दर मैं इसे और हीट सप्लाई देता हूं, Q4, जिसकी वजह से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या? फर्दर इवेपोरेशन। यानी आपको पता है कि जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो इवेपोरेट करने लग जाएगा, और जब तक इवेपोरेशन है, जब तक 100% ऑफ वाटर इवेपोरेट नहीं कर जाता, तब तक इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब ध्यान से देखें, जो Q4 है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ये आपके पास है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग आप इसे फ्यूजन भी कहते हैं, कई जगह फ्यूजन वर्ड लिखा रहता है। इसके बाद फर्दर अगर आप इसे हीट सप्लाई देते हैं, फर्दर से आप और हीट सप्लाई देते हैं, दैट इज Q5,
उसकी वजह से आपको पता है कि स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे और जो वेपर है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इंक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर है। तो इस एनालिसिस में मैं हीट और टेम्परेचर के बीच में कुछ रिलेशन ग्राफ क्रिएट करता हूं। आपको पता है कि जब किसी बॉडी को आप हीट देते हैं तो mc डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा है, यानी देयर इज द चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। अगर आप ये ध्यान से देखें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो अब देखिए Q और T के बीच में ये एक लीनियर रिलेशन है। तो मैं यहां पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने Q ले लिया है, यहां पे मैंने टेम्परेचर ले लिया है। टेम्परेचर, पहले आइस का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था, आपने हीट सप्लाई दी और टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना स्टार्ट कर चुका है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि एक लीनियर रिलेशन है हीट और टेम्परेचर के बीच में। दैट्स व्हाई ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है कि अगर मैं इसे y = mx + c से कंपेयर करता हूं तो ध्यान से देखो, m यानी स्लोप, तो स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व गिव्स mc, जिसको आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। यानी कभी भी आपको हीट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ मिलता है और वो एक पर्टिकुलर स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो स्लोप है वो स्लोप हमें ये डिफाइन करेगा कि उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी कितनी है। डन, नेक्स्ट। तो आपको पता है कि आपका Q1 हीट यानी टेम्परेचर कितना हो गया, 0। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री हो गया और कितना हीट आपने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, यानी इस लिक्विड में कितनी हीट कंज्यूम होगी, दैट इज Q1। उसके बाद आपको पता है कि आप हीट सप्लाई देते हैं Q2। जब Q2 हीट सप्लाई देते हैं तो ये पोर्शन यानी हीट इंक्रीज होते होते कितनी होगी, QT हीट अपने सप्लाई दी और Q2 हीट की वजह से आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आए। देयर इज द चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस। इस समय पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। इस पोर्शन में केवल स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वाला जो पार्ट है यानी ये जो हीट है Q2, क्या मैं इससे ये बोल सकता हूं कि दैट इज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसे आप लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहेंगे। फर्दर हीट और सप्लाई दी, अब टेम्परेचर में और चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। और टेम्परेचर में कब तक चेंजेस होंगे, टेम्परेचर में चेंजेस होंगे अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं ये आइस के लिए लिख रहा हूं तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस तक चेंजेस होंगे। यानी आपने जो Q3 हीट सप्लाई दी उसकी वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पोर्शन में, देखो आप ध्यान से देखें, ये स्लोप और ये स्लोप, इस स्लोप को हम इस एंगल को θ1 डाल लेते हैं, इस एंगल को θ2, और θ1 और θ2 में रिलेट करने के लिए कहूं तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि मटेरियल के मास में कोई चेंजेस नहीं है। पहले आइस था, अब वाटर बन चुका है, यानी मास में तो कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप लोगों को मैंने बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C ऑफ द वाटर दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं C ऑफ द आइस की बात करूं तो दैट इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, डन। तो आपको पता है ये वाला जो स्लोप है यानी दिस इज mc, m तो कांस्टेंट है बट c है वैल्यू इज 0.5। तो यहां पे mc की वैल्यू जो होगी वो m इंटू c होगी, लेकिन यहां पे mc की जो वैल्यू होगी दैट इज 2 टाइम्स ऑफ mc हो जाएगी। यानी ये वाला स्लोप जो है वो इस स्लोप से ज्यादा है, यानी स्लोप दिस इज ग्रेटर देन ऑफ स्लोप दिस। फर्दर आप हीट और सप्लाई देते हैं, और अगर हीट सप्लाई देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, चेंज इन स्टेट टेक प्लेस, इवेपोरेशन। तो जो Q4 हीट है, ये जो Q4 हीट है उसे आप बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फर्दर आप और हीट सप्लाई देते हैं तो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस, यानी फर्दर आपको पता है कि
जो वेपर है उसके टेम्परेचर में चेंजेस आने लग जाएंगे। तो यहां पे आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि ये Q और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे शोड है। ठीक है, तो मैंने एक एनालिसिस की, वो उससे निकाल कर हम लेके आए Q एंड T कर्व एनालिसिस। कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस एनालिसिस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अगर हम एक आइस या वाटर के लिए हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हम किसी और मटेरियल के लिए भी ऐसा कर पाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में हीट एंड टेम्परेचर कर्व ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ना? डन, क्लियर। ठीक है, सो कैलोरीमेट्री में आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद मैंने बोला था मिक्सिंग से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड आपने मिक्स किया, लिक्विड दोनों एक ही टेम्परेचर थे, कॉमन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करके बताओ। या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि जब दो लिक्विड मिक्स किए गए तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। तो चलो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी किससे? कैलोरीमेट्री से। अब कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से, लिखा है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैंने बोला ना कि पहला क्वेश्चन ही हमें मिक्सिंग से मिल गया। आपने वाटर को वाटर के साथ मिक्स किया। वाटर को आपको पता है कि अगर मैं फर्स्ट पोर्शन देखूं, that is 10 gram of water at 170 degree Celsius and second portion देखो that is 5 gram of water at 30 degree Celsius। डन। तो वाटर 1 यानी फर्स्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं। मास कितना है? 10 ग्राम। टेम्परेचर कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आपको ये वैल्यू लर्न भी थी, अगर इस क्वेश्चन में नहीं गिवन होती तब भी आप उसे कर सकते थे। आपने इसमें दूसरा वाटर 2 जिसका मास कितना है? दैट इज 5 ग्राम। टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और मिक्स करने के बाद आपको पता है एक नया लिक्विड बनके तैयार हुआ। नया लिक्विड का मतलब जो वाटर है अब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मास जो हो चुका है, क्या मैं मास को m1 प्लस ऑफ m2 लिख सकता हूं? यस, मास मिक्स होकर m1 प्लस ऑफ m2 हो गया। सी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वाटर और वाटर को मिक्स करोगे तो वाटर ही रहेगा, तो वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी रहेगी, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं T। मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर कितना हो गया? T। डन। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हीट है वो कंजर्व है। कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है कि इस लिक्विड में हीट प्लस इस लिक्विड में हीट इज इक्वल टू दिस लिक्विड में हीट। इसमें हीट प्लस इसमें हीट इज इक्वल टू इसमें हीट। बात बिल्कुल सही है। यानी हीट दैट इज Q1, इसमें हीट Q2 और इसमें हीट Q। तो क्या मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस ऑफ Q2? बिल्कुल लिख सकता हूं। Q कितना है? दैट इज M1 प्लस ऑफ M2 C T। Q1 कितना है? M1 C T1 प्लस M2 C T2। मैं करा चुका हूं, C कैंसिल हो गया। यानी टेम्परेचर T इज इक्वल टू M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस ऑफ M2। M1 कितना है? दैट इज 10 इंटू T कितना है? 70 प्लस M2 कितना है? 5। टेम्परेचर कितना है? 30 अपॉन 10 प्लस 5। तो ये आपके पास आएगा 700 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 15। दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ 850 डिवाइडेड बाई 15। सो 5 1 जा 5, 3, 5 7 जा 0 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 2 3 6 जा 18
to 56.6 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। वैसे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि अगर दो लिक्विड मिक्स किए जाते हैं और दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू m1T m2T अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। अगर दो डिफरेंट लिक्विड मिक्स किए जाते तब क्या होता, बहुत ही आसान है, दो डिफरेंट लिक्विड मिक्स किए जाते तो वहां पे C1 और C2 हो जाता और जो नया लिक्विड बनता उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिल्कुल डिफरेंट होती। जैसे आप वाटर में अगर अल्कोहल मिक्स करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग थी, अल्कोहल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग थी, और आपको पता है उससे आप कॉमन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब मिक्स किया तो जो नया लिक्विड बना उसकी कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बताया था, m1C1 m2C2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं मिक्सिंग के केस में। तो कई बार क्वेश्चन मिक्सिंग से पूछे जाएंगे तो आप प्लीज इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले ही डिलीवर कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस। क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड ए बी सी। यानी आपके पास लिक्विड है ए बी सी, 3 डिफरेंट लिक्विड है, दैट्स वाई स्पेसिफिक कैपेसिटी दिस इज SA, दिस इज SB एंड दिस इज SC। तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो अलग अलग होगी क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल डिपेंडेंट फैक्टर है और आपको पता है तीनों मटेरियल अलग अलग है, दैट्स वाई ये होगा। 12 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर व्हेन A एंड B आर मिक्स, यानी जब A और B को मिक्स किया गया, A और B को मिक्स किया गया, ठीक है। तो मिक्सिंग के बाद जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, A और B को मिक्स किया गया तो टेम्परेचर जो मिला वो 16 डिग्री सेल्सियस मिला। और जब B और C को मिक्स किया गया, B और C को मिक्स किया गया तो उससे जो टेम्परेचर मिला दैट इज 23 डिग्री सेल्सियस। अगर A और C को मिक्स किया जाता, किसको, A और C को मिक्स किया जाता तो टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द टेम्परेचर व्हेन A एंड C आर मिक्स्ड, यानी A और C को मिक्स किया जाता तो कितना होता, ठीक है। मासेस सेम है, इसका मास m है तो इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। क्लियर, डन। आपको पता है जब इसको और इसको मिक्स किया गया, इसको और इसको मिक्स किया गया तो सिचुएशन क्या बनेगी, हीट लॉस। अब देखो ये आपके पास मास m है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे, इसका टेम्परेचर 12 है, इसका टेम्परेचर 19, इसका टेम्परेचर 19 है, इसका टेम्परेचर 12 है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि किसमें हीट ज्यादा है किसमें हीट कम है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि मान लेते हैं इसने हीट लूज की और इसने हीट गेन की। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है हीट लॉस बाय बी इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए। ये तो पता ना आपको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, मैंने कैलोरीमीटर में चिल्ला चिल्ला के आपसे बातें कही हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक किस्में से हीट लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तभी तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, ठीक है। आपको पता है कि मिक्सिंग के बाद जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस है ना। तो हीट लूज किसने की, मान लेते इसने, दैट इज M SB एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज 19 माइनस ऑफ 16। उसका टेम्परेचर ज्यादा था ना, तो 19 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू M SA दैट इज 16 माइनस ऑफ 12। उसने हीट गेन की, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो M से M कैंसिल, SB इंटू 3 इज इक्वल टू SA इंटू 4। तो दैट इज SB इज इक्वल टू 4 by 3 SA। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेशन। क्या आपको ये बात समझ आ गई? मान लेते मिक्स करने पे फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया था, 16 डिग्री सेल्सियस हो गया था। जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो चुका था, 16 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। इसका मतलब किसी ने एक ने हीट लूज की, मान लेते इसने लूज की, तो कितनी लूज की, तो दैट इज Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो MC डेल्टा T मतलब 19 माइनस 60। गेन किसने की, दैट इज MC डेल्टा T। मैंने गेन हीट लॉस इज इक्वल टू हेट गेन लगा दिया। दूसरे वाले केस में इसमें फाइनल टेम्परेचर है, तो हीट लॉस बाय C इज इक्वल टू हीट गेन बाय
gain by B. Heat loss by C, that is M SC 28 minus of 23 is equal to M SB 23 minus of 19. ये आपके पास क्या जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, that is SC 20 that is 5 is equal to SB 23 minus of 4 that is 19 that is 4. तो आपके पास SC into 5 is equal to SB into 4 आ गया ना। इससे मैं एक काम कर सकता हूं, इस रिलेशन से मैं A और C में रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं, ये इक्वेशन 1 मान लूं और ये इक्वेशन 2 मान लूं, एक काम करता हूं मैं SB यहां से एलिमिनेट कर लेता हूं। क्या SB की जगह 4/3 टाइम्स ऑफ SA इंटू 4 लिख सकता हूं कि नहीं, दैट इज SC इंटू 5। क्लियर? तो 5SC इज इक्वल टू 16/3 SA। मुझे SC और SA में रिलेशन पता चल गया कि नहीं? क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैंने ये सिचुएशन से मैंने SC और SA में रिलेशन पा लिया, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जब इसको और इसको मिक्स किया गया, इसको और इसको मिक्स किया गया, तो लूज किसने की? C ने, और गेन किसने की? A ने। जनरली हम ये मान लेते हैं कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, हीट वहां से ट्रांसफर होकर कम टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी, तो हीट लूज कौन करेगा? C, और गेन कौन करेगा? तो लिखते हैं हीट लॉस बाय C is equal to heat gain by A. Heat loss by C, that is equal to MC या फिर MSC डेल्टा T। तो टेम्परेचर मान लेते हैं फाइनली T हो चुका है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। फाइनल टेम्परेचर T हो चुका है, तो T माइनस 12 इज इक्वल टू, या फिर T माइनस हीट लॉस बाई C है, सॉरी हीट लॉस बाई C है, तो यहां पे मैं C के रिस्पेक्ट में रिजल्ट लिखूंगा MSC इंटू 28 माइनस ऑफ T इज इक्वल टू MSA T माइनस ऑफ 12। M से M गया, SC की जगह मैं 16 बाय 5 3 15 लिख सकता हूं कि नहीं? 15 ऐसे लिख सकता हूं, 28 माइनस ऑफ T इज इक्वल टू SA T माइनस ऑफ 12। ऐसे से ऐसे गया, 16 28 माइनस ऑफ T इज इक्वल टू 15 T माइनस ऑफ 12। डन। फर्दर इसे सॉल्व कर लो, 16 अंदर मल्टीप्लाई करो और यहां से T की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है? आप यहां पे 16 बाय, आप सिंपल एक काम करते हैं, 16/15 ये क्या 1 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आएगा, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, 1.1 मान लेते हैं। 1.1 जस्ट 28 माइनस ऑफ T इज इक्वल टू T माइनस ऑफ 12। क्लियर? ठीक है, मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता हूं। अगर इसको देखें तो 28 माइनस ऑफ T इज इक्वल टू T माइनस ऑफ 12, T उधर जाएगा, दैट इज 2T इज इक्वल टू 28 और 12 को ऐड करोगे, दैट इज समथिंग इक्विवेलेंट ऑफ 40 एंड T इज इक्वल टू 40/2, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, यानी क्लोज टू द 20 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। यानी जो फाइनल टेम्परेचर होगा A और C को मिक्स करने पे वो कितना होगा, दिस। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने बोला ना कि हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी चली जाए, लेकिन एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि यार मिक्सिंग के बाद ये क्या हुआ कि एक ने हॉट हीट लॉस की होगी, दूसरे ने गेन की होगी, तो उसके लगभग इक्विवेलेंट आंसर आप फाइंड आउट करके दे सकते हो। कि आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, दैट इज 1.1, तो यहां पे 228 का 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट ये समथिंग 20 से ज्यादा रिजल्ट बन के आएगा, 20 के से ज्यादा थोड़ा सा रिजल्ट बन के आएगा, है ना, लेकिन क्लोज टू द 20। आप फर्दर इसको कैलकुलेशन में ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। डन। तो यहां पे देखा कि मिक्सिंग से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, और कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को भी हम समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है,
क्वेश्चन क्या है, लिखा है इन अ कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल मास 30 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड दैट हैज अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इफ नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग what is the final temperature of the system, also find the masses of the water and steam in equilibrium. देखो क्लियर, क्वेश्चन को समझते हैं. इन अ कंटेनर negligible mass of 30 ग्राम ऑफ स्टीम at 100 डिग्री सेल्सियस is added to 200 ग्राम ऑफ वाटर that has a temperature of 40 डिग्री सेल्सियस. अब ध्यान से देखें, ये कंटेनर है, ये भी कोई क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस के साथ आप देखने की कोशिश करें. इसमें लिक्विड है और जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, और उसका मास कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम. इसमें जो आप स्टीम मिक्स कर रहे हो, कितनी 30 ग्राम स्टीम मिक्स कर रहे हो और उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सारी की सारी हीट आपने किसमें मिक्स कर दी. जो कंटेनर लिया गया है इसको निग्लिजिबल मास का माना गया है, यानी इस मटेरियल को आप कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, इफ नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, यानी हीट लॉस नहीं हो रही, सारी की सारी हीट किससे मिल रही है, वाटर मिल रही है. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यानी अब सिस्टम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा. सबसे पहले आपको पता है कि 30 ग्राम ऑफ स्टीम है, सबसे पहले ये कंडेंस होगी. सबसे पहले क्या होगी, अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले इसका कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, अगर ये 100% कंडेंस हो जाए, अगर ये 100% कंडेंस हो जाए तो आपको कितनी हीट मिलेगी, दैट इज Q इज इक्वल टू ml. मिलेगा कि नहीं. अरे जब कंडेंसेशन प्रोसेस चल रही होगी उस समय क्या होगा, स्टेट चेंजेस होते हैं, और जब तक स्टेट चेंज होती है तब तक टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. तो दैट इज m फॉर द 30 एंड L फॉर द, आपको मतलब लगभग जो L होता है फॉर द वेपोराइजेशन और स्टीम कन्वर्जन और कंडेंसेशन, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ 540 होता है. 539 लिखा है, 540 लेके मैं रिजल्ट सॉल्व कर ले रहा हूं. ठीक है, 0 और 162 कैलोरी, लगभग 1,62,000 कैलोरी एनर्जी निकलेगी. यानी अगर 30 ग्राम, क्या बोला मैंने, 30 ग्राम आइस 30 ग्राम स्टीम कंप्लीटली कंडेंस हो जाए तो आपको कितनी हीट मिलेगी, इतनी हीट मिलेगी. ठीक है, क्लियर. आपको पता है कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और मास कितना है 200 ग्राम. डन. तो ये हीट इससे मिलने लग जाएगी, हीट इसमें क्या होने लग जाएगी, मिक्स होने लग जाएगी, मिलने लग जाएगी. ठीक है, डन. अब एक बात समझ आती है कि यार मुझे पूरी अगर स्टीम कंडेंस हो जाएगी, पूरी हीट का जो स्टीम कंडेंस हो जाएगी तो इतना, इसका मतलब आपको पता है कि वाटर में ऐड हो जाएगा कितना, 200 ग्राम ये और 30 ग्राम स्टीम, तो 230 ग्राम हो जाएगा. एक काम करते हैं कि वाटर में जो हीट है और वाटर का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ले जाने में, एक पर्टिकुलर लेवल तक ले जाने में देखो कितनी है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. ठीक है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. तो Q इज इक्वल टू M फॉर द 200, C फॉर द 1 एंड डेल्टा T फॉर द T माइनस ऑफ 40, T माइनस ऑफ 40. ठीक है, क्लियर. यानी आपको पता है कि मान लेते कुछ देर बाद टेम्परेचर कितना हो जाता है, T हो जाता है. ये रिजल्ट है कि नहीं. ठीक है, मान लेते सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता था. आपको पता है क्या, 100 डिग्री सेल्सियस ले जाने में आपको पता है ये कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ले जाने में कितना होगा, 200 इंटू 60, यानी 200 इंटू 60. तो ये मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 12, और आपके पास 1 0 2 0 3 0 इस कैलोरी. ठीक है, यानी अगर आपको पता है, एक बात समझ आती है कि अगर सारी की सारी स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाए तो कितनी हीट मिलेगी, और सारे के सारे वाटर का
टेम्परेचर, सारे के सारे वाटर का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो कितनी कैलोरी की जरूरत है? ओनली 12,000 की यार, है कि नहीं? और मेरे पास है कितनी? 16200 कैलोरी है ना? इसका मतलब यार एक बात तो समझ आती है कि पूरी स्टीम कंडेंस तो नहीं होगी, पूरी स्टीम कंडेंस तो नहीं होगी। और अगर पूरी स्टीम कंडेंस हो गई तो सिचुएशन में क्या होगा? हीट कितनी मिलेगी? 16200। और आपको पता है जरूरत आपको कितनी है? 12000, है ना? क्लियर? डन? तो आप एक बात समझने की कोशिश करो, एक बात समझने की कोशिश करो कि मुझे इक्विलिब्रियम की कैसे पता चलेगा, मुझे इक्विलिब्रियम का कैसे आइडिया लगेगा। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है कि बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि अगर सारी की सारी स्टीम कंडेंस हो जाती है तो आपको पता है कितनी एनर्जी मिलेगी? आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। और सारा का सारा वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाए तो आपको पता है क्या होगा? 1200 कैलोरी की, 12,000 कैलोरी की जरूरत है। हीट तो बहुत ज्यादा है आपको मिल रही है, ठीक है। लेकिन एक बात क्लियर है, हीट लॉस बाय वेपर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। हीट लॉस बाय द वेपर इज इक्वल टू हीट गेन बाय द। तो मान लेते हैं एम मास जो है वो क्या हो गया? एम मास जो है वो मेल्ट हो गया, सॉरी कंडेंस हो गया। तो दैट इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। हीट गेन बाय द वाटर इज MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। क्लियर है? समझने की कोशिश करो। मैंने बोला ना कि आपके पास अगर मैं एक सिंपल सी बात रखूं, यहां पे मैं एक बात करूं कि यार मेरा एम मास जो है वो कंडेंस हो गया तो कितनी एनर्जी आपको देगा? इतनी एनर्जी देगा। और वो एनर्जी किस में यूज हो जाएगी? वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने में, वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने में। कितना? डेल्टा टी। लेकिन यहां पे दो वेरिएबल बन गए, एक तो मास कितना कंडेंस हो रहा है मुझे नहीं पता, और मुझे पता नहीं है टेम्परेचर में चेंजेस कितने आ रहा है, टेम्परेचर में कितने चेंजेस आ रहे हैं। मान लेते हैं ये चेंजेस 100 डिग्री सेल्सियस तक के हैं, तो अब मुझे बताओ एम कितना था? एम था आपके पास 200, सी आपके पास कितना था? 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपके पास कितना है? दैट इज 60 इज इक्वल टू एम इंटू एल। तो एम इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 540 ग्राम, है ना? क्लियर? 12,000 बटा 540। तो मेरे पास रिजल्ट कितना है? 12,000 डिवाइडेड बाय 539, यानी आपके पास 22.26 ग्राम जो आपकी वेपर है वो क्या कर जाएगी? कंडेंस कर जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कितना है? तो आपको पता है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सारी की सारी स्टीम कंडेंस नहीं हुई, और अगर कंडेंस नहीं हुई तो इसका मतलब आपको पता है टेम्परेचर कितना बने रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा आपके पास 222.26 ग्राम। और अब आपके पास जो स्टीम है वो कितनी बचेगी? स्टीम बचेगी 30 माइनस 22.26, यानी समथिंग आपके पास ये 74 ग्राम स्टीम बचेगी। ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहली बात तो सारी की सारी स्टीम कंडेंस नहीं हो पाई है,
और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पड़ जाए, देखो 100 से ज्यादा तो होगा नहीं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आप गेन करने की कोशिश करें तो आपको पता है सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना एग्जिस्ट कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है मिनिमम टेम्परेचर कितना एग्जिस्ट कर रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक एवरेज मिलना चाहिए था। तो जब सारी स्टीम कंडेंस हो ही नहीं पाई तो सिस्टम का टेम्परेचर कितना बना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कितनी स्टीम कंडेंस होगी, दैट इज दिस। और आपको पता है कि जिसकी वजह से वाटर कितना हो जाएगा, वाटर की वैल्यू कुछ, वाटर का मास कुछ और होगा। और क्लियर है ना, डन। ये आपके पास है 30 0 0 3 120 है ना। ये कैलकुलेशन आप देखें, ये मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहां पे आपके पास ये रिजल्ट इतने नहीं होंगे, कितना होगा 539, क्योंकि एग्जैक्ट हम वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आए 539 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी 16,170 16,170 170 क्लियर, 70 कैलोरी 170 कैलोरी, ठीक है। अगर मैं 539 लेके आता तो आपको पता है कि 16,170 कैलोरी जब पूरी स्टीम कंडेंस हो जाती, लेकिन आपको पता है पूरी कंडेंस हो ही नहीं पाएगी क्योंकि 12,000 कैलोरी में तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, क्लियर है ना। तो आपको पता है ये सिचुएशन आपको फॉलो करनी है, डन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपने करने की कोशिश करनी है। देखो ये भी क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट वही है जो मैं इसमें फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, डन। तो ये कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट से जो हमने सीखे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना है, मैंने बोला ना कि ये सेशन जो है हम लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने कैलोरीमेट्री तक कंप्लीट किया है, अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर के, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट एक एनर्जी है किसी बॉडी की और जो ट्रांसफर कर सकती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वैसे मैंने आपको बताया था कि किसी बॉडी में हीट स्टोर होती है इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर, डन। तो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब अब हमें फर्दर क्या सीखना है कि यार ये ट्रांसफर किस टाइप से करती है, ठीक है। तो आपके पास 3 फिनोमेनाज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 3 प्रोसेसेस हैं, 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। कंडक्शन, अगर मैं बात कंडक्शन की करता हूं तो कंडक्शन मींस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम solid without transfer of material, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वो भी बिना मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के, मटेरियल इसे लेकर नहीं जाता है। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं कंडक्शन। एक एक करके मैं एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन बिल्कुल आसान है। क्या? द ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू लिक्विड, थ्रू फ्लूइड with actual transportation of transfer of material medium, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन कैसे?
मटेरियल एक्चुअली उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो इसमें मटेरियल मीडियम भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। एंड द लास्ट वन इज रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वैक्यूम, यानी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल मीडियम टू ट्रांसपोर्ट द हीट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। यानी अगर मैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की बात करूं तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड के थ्रू, कन्वेक्शन फ्लूइड के थ्रू जिसमें गैसेस और लिक्विड दोनों हो सकते हैं, और जब वैक्यूम के थ्रू हीट ट्रांसपोर्ट करती है तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, रेडिएशन। इसके लिए, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी मेटल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो आप देख पा रहे होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है कि लोअर सरफेस पे एग्जिस्ट करने वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई टेंपरेचर की वजह से ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं। बॉइलिंग जैसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही होती है, ऊपर की तरफ मूव करने लग जाते हैं, तो हीट ट्रांसपोर्ट कर रही है विद द एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चलना, तो आपको पता है हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है टेंपरेचर डिफरेंस के कारण, और आपको पता है वहां पे मटेरियल का ट्रांसफर भी हो रहा होता है, हवाएं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती हैं। और अगर मैं सॉलिड के थ्रू हीट ट्रांसफर की बात करूं तो सॉलिड में आपने जनरली देखा होगा कि घर में खाना पकाते टाइम यूटेंसिल्स जो यूज करते हैं, तो यूटेंसिल का एक एंड खाने में या फिर सब्जी के अंदर होता है और अदर एंड थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो इस वजह से यूटेंसिल के दूसरे एंड पे प्लास्टिक का हैंडल या फिर वुड का हैंडल यूज किया जाता है, जिससे आपको गर्म एक्सपीरियंस ना हो, हीट एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, तो ये कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ज्यादा ब्रीफ में, ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक सी बातें समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट थिंग इज कंडक्शन। तो कंडक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। कंडक्शन, देखो, जैसा कि पता है कि कंडक्शन का मतलब है हीट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द सॉलिड। अब सॉलिड में अगर हीट ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू द सॉलिड। ठीक है, तो मैं एक सॉलिड कंसीडर करता हूं और दोनों एंड को, ये मैंने एक सॉलिड कंसीडर किया, सिलेंड्रिकल सॉलिड कंसीडर किया। आप इसमें कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी शेप ले सकते थे, जिसकी लेंथ है L, जिसके एक एंड के टेंपरेचर को मैंने TA और एक एंड के टेंपरेचर को मैंने TB पे रखा। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A, है ना, दैट इज A, क्लियर। और जो TA है वो ग्रेटर देन ऑफ TB है, दैट्स वाई हीट कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगी, हीट ट्रांसपोर्ट करेगी A एंड से B एंड की तरफ। अच्छे से पता है हीट कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगी, A से B की तरफ। तो हीट ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन, देखो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहां की बात करूं तो हीट ट्रांसफर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इस सरफेस का एरिया, कि कितना एरिया रिजर्वायर के कांटेक्ट में था। आपको पता है कि ये एंड जो है, इस एंड की अगर हम बात करें तो ये एंड किसी हीट रिजर्वायर से कनेक्टेड होगा और ये एंड भी किसी हीट रिजर्वायर से कनेक्टेड होगा। तो कितना एरिया हीट रिजर्वायर के कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो भी इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ द थर्मल कंडक्टर। तीसरा,
टेम्परेचर डिफरेंस और चौथा टाइम। यानी तीन चार बातों पे डिपेंड करता है कि आपने इस यूटेंसिल को या फिर आपने ये थर्मल कंडक्टर को रिजर्वायर के, जब ये एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और ये लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर है, और आपने इसको कितनी देर तक कनेक्शन में रखना, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इस रिजर्वायर का और इस रिजर्वायर के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। और ध्यान रखना ये जो मैं लिख रहा हूं वो इंसुलेटेड, ये जो और कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये जो कर्व्ड रीजन है, ये इंसुलेटेड सरफेस है, ठीक है। यहां से हीट लॉस नहीं होगा। तो यहां से रिजल्ट निकल के आता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T स्मॉल t डिवाइडेड बाय L। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे कांस्टेंट आता है KA डेल्टा T स्मॉल t अपॉन L। K को यहां पे कंडक्टिविटी कांस्टेंट कहते हैं, कंडक्टिविटी कांस्टेंट कहते हैं इसे, ठीक है। K फॉर द कंडक्टिविटी कांस्टेंट। अगर मैं इसे फर्दर ऐसे लिखूं Q बाई T, यानी T को इधर लेके आए, दैट इज KA डेल्टा T अपॉन L, इसको बोलते हैं हीट करंट। क्या कहते हैं? हीट करंट, यानी फ्लो ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको H से डिनोट करते हैं, दैट इज H इज इक्वल टू Q बाई T। क्लियर? H is equal to Q by T, that is a heat current। क्लियर है? तो हीट करंट H is equal to KA डेल्टा T by L। आप एक बात नोटिस करो कि हीट जो H करंट है, यानी हीट करंट को मैं ऐसे डिनोट किया, ये बिल्कुल कंपैरिजन में, जैसा कि आप इलेक्ट्रिक करंट में मैं आपसे डिस्कशन करता था 12th स्टैंडर्ड में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कस करता था, तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से कंपैरिजन करके बताता हूं आपको। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में अगर ध्यान से देखो, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे कंपैरिजन से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद कर पाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल करना। जैसे कि हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस हैंडल करते थे, सेम है, मैं इसके क्वेश्चन भी हैंडल कर पा रहे होंगे। एक बार आप कंपैरिजन कर दो, देन आपको चीजें आसान लगेंगी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में V इज इक्वल टू क्या था? I R, या फिर ये था I R को हम लिखते थे रो L बाई A, या फिर मैं इसे लिखता था I इज इक्वल टू I इंटू 1 अपॉन सिग्मा L बाई A, लिखते थे कि नहीं? V फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्यों फ्लो करता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, तो आप कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। मैं इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं तुलना कर रहा हूं, प्लीज उस तुलना को समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन से यहां से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाया करो। एक तरफ मैंने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात की, एक तरफ मैंने हीट करंट की बात की, हीट करंट की बात की। अब हीट करंट में क्या है? H इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा T इज इक्वल टू HL अपॉन KA। यहां ध्यान से देखो, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे वो टेम्परेचर डिफरेंस है, यहां पे जो I है, यहां पे वो H है, यहां पे जो 1 अपॉन सिग्मा है, दैट्स 1 अपॉन K है। वहां पे आपको पता है सिग्मा क्या था? सिग्मा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। क्या होता था बेटा? कंडक्टिविटी कांस्टेंट, वो भी कौन सी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और यहां पे K क्या है? यहां पे आपके पास है थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, कंडक्टिविटी कांस्टेंट। वहां पे जो R है, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू 1 अपॉन सिग्मा L है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूं, किसकी? थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूं, तो थर्मल रेजिस्टेंस आपके पास कितना होगा? थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L बाई K A होगा, ये थर्मल रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं थर्मल रेजिस्टिविटी की बात करूं, थर्मल
रजिस्टिविटी की बात करूं तो थर्मल रजिस्टिविटी कितना होगा, दैट इज 1/k इज इक्वल 1/k, यानी थर्मल रजिस्टिविटी इज इक्विवेलेंट ऑफ थर्मल रजिस्टिविटी को आप TR से डिनोट कर ले और दैट इज 1 थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि यार बिल्कुल सेम जैसा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपके पास था इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, वहां पे था थर्मल कंडक्टर, यहां पे था इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे था थर्मल करंट, यहां पे था पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे था टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पे था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वहां था थर्मल रेजिस्टेंस, यहां पे था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वहां पे था थर्मल कंडक्टिविटी, यहां पे था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, वहां पे था थर्मल रेजिस्टिविटी। इज दिस ओके और नॉट? सेम है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करने में यहां पे आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3 होता था कि नहीं, है ना? रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, वो भी कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन था। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो यहां पे भी, वहां पे वो रेजिस्टेंस होता था, यहां पे भी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3 के बराबर होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पे भी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा यहां पे। ठीक है, यहां पे किरचॉफ लॉ एप्लीकेबल थे, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, वो भी कौन कौन से लॉ के लिए? करंट डिवीजन, ठीक है, और पोटेंशियल डिवीजन। यहां पे भी आपके पास क्या होगा? थर्मल करंट डिवीजन एंड पोटेंशियल डिवीजन। तो आपको देख पा रहे हो ये दोनों रेगुलेटेड से स्टेटमेंट है, दोनों कॉमन से स्टेटमेंट है, दोनों कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है। तो बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने का हम वही पैटर्न यूज करेंगे जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, या फिर अगर मैं इस पैटर्न को सीख लेता हूं तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस भी मैं नॉर्मली सॉल्व कर पाया करूंगा। डन? ठीक है, देखो यहां पे मैं एक स्लाइड और ऐड कर देता हूं। अब मान लेते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर कभी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाया करेगा, क्या आया करेगा? अगर जो कंडक्टर हैं, जो आपके पास कंडक्टर हैं और वो कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हुए आया करेंगे। जैसे देखो आपके पास एक कंडक्टर ये है, या फिर देखो कंडक्टर के कॉम्बिनेशन को कुछ ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, ये है, और इस टाइप से एक कंडक्टर ये है जिसकी लेंथ L1 है, ये आपके पास L2 है और ये आपके पास L3 है। तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। देख पा रहे हैं कि तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। इस एंड का टेंपरेचर TA है, इस एंड का टेंपरेचर TB है। तो यहां का टेंपरेचर T1 है और यहां का टेंपरेचर T2 है। ठीक है, क्लियर? तो इस कॉम्बिनेशन को अगर ध्यान से देखा तो ये कॉम्बिनेशन में आपको याद होगा कि जब रेजिस्टेंस होता था, जैसे मैंने इसी के बिल्कुल सेम, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। याद करो, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता था? R इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3। तो ऐसे ही इसका भी रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3।
अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था L बाई के ए। तो रेजिस्टेंस 3L, अगर L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू L है, तो 3L अपॉन के ए इज इक्वल टू L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A प्लस L अपॉन K3A। अगर इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट K1, इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट K2 और इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट K3 है, तो यहां से आपके पास A L कैंसिल, यानी 3 बाई K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। यहां से आप नेट कंडक्टिविटी कांस्टेंट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेट कंडक्टिविटी कांस्टेंट सॉल्व कर लेते हो। अगर सबकी लेंथ अलग अलग होती, तो सबकी लेंथ अलग अलग होती है, तो सिंपल सी बात है, 3L1 प्लस ऑफ L2 प्लस ऑफ L3 अपॉन KA इज इक्वल टू L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A, है ना। आप ये कॉम्बिनेशन आप लगा देते। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते तो सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था। तो यहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? TA माइनस T1। यहां पे कितना है? T1 माइनस ऑफ T2। यहां पे कितना है? T2 माइनस ऑफ TB। और कंप्लीटली कितना है? दैट इज TA माइनस ऑफ TB, है ना। और आपको यह भी पता है कि पोटेंशियल सीरीज में ऐड हो जाता था ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3। वैसे ही यहां पे भी कि TA माइनस ऑफ TB इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी TA माइनस T1 प्लस T1 माइनस ऑफ T2 प्लस T2 माइनस ऑफ TB। आप ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल ऐड हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम करते थे किसमें, जब हम सॉल्व कर रहे थे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास अगर यही कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाता है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन जैसे आपके पास एक वायर आपके पास ये है, डन, दूसरा वायर आपके पास ये है और तीसरा वायर आपके पास ये है। तो आपने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये एंड अगर TA टेंपरेचर पे, तो ये एंड कितने टेंपरेचर पे है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सब पे क्या होता है? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कितने होता है? सेम। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट K1 है, इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट K2 है, इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R का फॉर्मूला क्या होता है? R का फॉर्मूला L बाई K होता है ना। तो L कितना है? L बाई K और A कितना है? दैट इज 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 फॉर द L अपॉन K1A प्लस 1 अपॉन L अपॉन K2A प्लस 1 अपॉन L अपॉन K3A। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा 3KA अपॉन L इज इक्वल टू K1A अपॉन L प्लस K2A अपॉन L प्लस K3A अपॉन L। फर्दर इसे लिखा जा सकता है A कैंसिल, L कैंसिल, यानी K इज इक्वल टू K1 प्लस ऑफ K2 प्लस ऑफ K3 डिवाइडेड बाय 3, जिससे आप नेट कंडक्टिविटी कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, यहां पे हो सकता है नेट कंडक्टिविटी कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए, या फिर हो सकता है इस एंड का टेंपरेचर बताओ, या फिर बताओ पोटेंशियल टेंपरेचर डिफरेंस कितना है अगर कंडक्टिविटी कांस्टेंट। तो आपको पता है यही सारे रिलेशन कहीं ना कहीं आपने फैक्टराइज करने आने चाहिए। ये मैं जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं तो उसमें उस टर्मिनोलॉजी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देख लो। वैसे क्वेश्चन मैं सारे डिस्कशन में लूंगा, लेकिन अभी रिसेंटली जिस टॉपिक से रिलेटेड है। अब देखो ध्यान से, 3 रॉड्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, ये और ये सेम मटेरियल, मतलब कंडक्टिविटी कांस्टेंट K और
के तीनों कंडक्टिविटी कांस्टेंट सेम है. Same cross section have been joined as shown in figure. Each rod is at the same length. The left and right end are kept at 0 degree Celsius and 90 degree Celsius. The temperature of the junction of three rod will be. इस पॉइंट का टेम्परेचर बताओ. मान लेते हैं T. ठीक है, T है. क्लियर? आपको पता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसानी से किया जा सकता है. ऐसा किया जा सकता है, देखो ये आप उसको बिल्कुल सर्किट जैसा बना दिया करो, जिससे आपको लगेगा बहुत आसान लगेगा. ध्यान से देखो, इस एंड का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका T, तो यहां का भी कितना होगा T, और यहां का भी कितना होगा T. यहां का टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेल्सियस. तो आपको एक बात क्लियर है कि इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस और इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में. और जो रिजल्ट आएगा वो इसके सीरीज में होगा. ऐसे होगा ना. मुझे इस पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, इसमें हीट अगर गई H, करंट गया H, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा H/2 और इसमें भी कितना जाएगा H/2. Why H/2? क्योंकि आपको पता है इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, का रेजिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू L अपॉन KA, और इसका भी कितना है R इज इक्वल टू L/KA. तो मुझे बताओ इसमें करंट और इसमें करंट आधा हो जाएगा कि नहीं, या फिर इधर से करंट H/2 आएगा, H/2 आएगा तो इसमें कितना जाएगा, H जाएगा, हाँ या ना. ठीक है. तो इसका मतलब इससे पास होने वाला करंट इस वाले पास होने वाले करंट के बराबर है कि नहीं. ठीक है. इससे पास होने वाला करंट और इससे पास होने वाला करंट क्या है, सेम है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम है. ठीक है. इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम है, दैट्स व्हाई उससे पास होने वाला करंट सेम है. तो अगर मैं इससे करंट फाइंड आउट करूं तो करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, H इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, बताओ करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है. अब देखो ध्यान से देखो, मैंने बताया था सारी बातें. देखो करंट का फॉर्मूला यहां पे है KA डेल्टा T अपॉन L, KA डेल्टा T अपॉन L. तो KA डेल्टा T दैट इज T माइनस ऑफ 90 और 90 माइनस ऑफ T, क्योंकि हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी, 90 माइनस T अपॉन L. और इससे पास होने करंट दैट इज H/2, इससे भी H/2 इज इक्वल टू KA 90 माइनस ऑफ T अपॉन L. आपको तो ये करंट और ये करंट बराबर है, आप उसको टेम्परेचर डिफरेंस को भी इक्वेट कर सकते थे या फिर इसको भी. तो आपने देखा ध्यान से कितना आ जाएगा, दोनों के इक्वेट कर दो तो KA से KA, KA से क्या जाएगा, L से L, L से L, तो 90 माइनस T इज इक्वल टू 90 माइनस T. प्रूवन है कि नहीं. तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, सेम होता है ना. पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, तो ये प्रूवन है. मैं एक्चुअली ये भी प्रूव करना चाहता था, मैं बताना चाहता था कि जब इन दोनों में करंट सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो. ठीक है. लेकिन मुझे इस पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो चलो सबसे पहले मैं इसके लिए लिखता हूं, दैट इज H/2 इज इक्वल टू KA 90 माइनस T अपॉन L. फर्स्ट इक्वेशन इसमें देखते हैं, H इज इक्वल टू KA T माइनस ऑफ 0 अपॉन L. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. इसको 2 को इधर लेके जाओ, तो 2KA 90 माइनस ऑफ T अपॉन L इज इक्वल टू KA T अपॉन L. L से L कैंसिल, K से K कैंसिल, A से A कैंसिल, 92 जा 180 माइनस 2T इज इक्वल टू T. सो 180 इज इक्वल टू 3T, तो T इज इक्वल टू 180 बाय 3, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस. 60 डिग्री सेल्सियस. द आंसर इज B. ठीक है. क्लियर. पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये मुझे पहले से पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि इससे करंट अगर H/2 आ रहा है तो इसमें करंट कितना जाएगा, H से. तो मैंने इसके लिए एक रिलेशन अलग लिखा, इसके लिए दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, मैंने रिजल्ट निकाल लिया उससे. तो ये बिल्कुल बेसिक उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जिस क्वेश्चंस को हम जैसे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन सॉल्व करते थे. ठीक है. तो ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस ले भी रखे हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा हूं.
जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसी का है, इसको भी ट्राई करना। ये क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना, जो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सेम जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी के कॉन्सेप्ट पे ये भी बेस्ड होगा। नेक्स्ट आपके पास इसी टाइप का नहीं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा क्योंकि मैं अभी उस टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कशन में नहीं लिए हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट। इसी सीरीज में लगातार मेंटेन रहेंगे और मैंने बोला है, आपसे वादा किया है कि यार विद इन 30 डेज और 35 डेज मैं मैक्सिमम कोर्स आपको डिलीवर कर दूंगा। तो आज के सेशन में इतना। थैंक यू सो मच।